कि ये बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये भाग्यशाली हैं, हम आगे हैं, ये बड़े घर के रखे हैं, हम छोटे घर के, ये हमेशा भाव रहा। 1939 ईस्वी लेकर अब तक अपने जीवन की सभी घटनाएं हमें अच्छी तरह से याद हैं। सन 39-40 की बात, उस समय अब हमारे भारत में अंग्रेजी राज था, जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। गांव में हम लोग छोटे छोटे किसान थे, ज़्यादातर है उस समय कृषि और पशुपालन के अलावा दूसरा कोई धंधा नहीं होता, कोई धंधा नहीं था। और ज़्यादातर परिवारों में परिवार के धंधे होते थे। तो हम चूँकि गलरिया परिवार में, जिसको पाल कहते हैं, तो हमारे परिवार में भेड़ बकरियों का और गाय भैंसों का पालन होता और कृषि भी होती थी। तो हमारी माँ जो थी वो सवेरे लग जाती थी, और हम उस समय, ये 40 की बात बता रहा हूँ, तो हमारे अपने एक बड़े भाई और थे, तो हम दोनों बड़े भाई, और हमारी माँ जो है वो गोबर भरा करती थी पशुओं का, और जा करके हम जाकर झुगली पर जाया करती थी। हमने गांधी जी को जो है खड़े हुए मेज पर, उनको बात, उनके भाषण को हमने अपने आप कानों से सुना, उनको आंखों से देखा है। पहले के लोग खेल खेलते थे, गिल्ली डंडा हो गया, जी खेल, कबड्डी हो गई, ऐसे खेल चलते थे। जी तो आपके ज़माने में ये खेल चलते थे? आपने कौन कौन से खेल खेले? जी, उस समय जो हमारे ज़माने में सबसे अच्छा खेल जो होता था, बढ़िया खेल था, वो गिल्ली डंडे का होता है। गिल्ली डंडा? जी, गिल्ली डंडे में ये होता था कि हम लोग बच्चे लोग मैदान में पहुंच जाते थे, क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं। अब ऐसे समझिए, थोड़ी बीच में हम बात बता दें आपको, कि वहाँ पर कोई भी बच्चा 10-12 साल से पहले स्कूल थे ही नहीं। हमारे गांव में 4-5 किलोमीटर के अंतर में कहीं भी कोई स्कूल नहीं था। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जी, बचपन से ही आपको इस चीज़ में रुचि थी? कि हमारी उस समय रुचि केवल एक ही काम की थी। हम ये नहीं जानते कि आगे कुछ और क्या कैसे किया जाता है। हम इतना जानते थे कि हमको अपना पैतृक धंधा करना है, और जो हम अपना काम कर रहे हैं वो करना है। तो ये नहीं जानते थे कि हमको क्या करना है आगे, या कुछ नहीं। हमारी ज़िंदगी जो है कि हम पैदा हो गए हैं, हमारे पिताजी जो कर रहे हैं वो हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि दिसंबर से लेकर के और सन 40-39 तक हम खुद केवल एक कमीज पहनते थे, हैं, और नंगे रहते थे 4 साल तक। अच्छा। हम 4 साल तक बिल्कुल नंगे रहे। तो हमारी शादी जो है सन 1949 में हुई थी। उसके बाद 6-7 वर्ष तक जौना हुआ, न उन्होंने हमको कभी देखा था, न हमने कभी उन्हें देखा था। बस ये जरूर है, ब्याह में मोह ढके हुई थी, हमने उनके हाथ देख लिए थे। उन्होंने हमको पूरा देखा हो या आधा हम नहीं कह सकते, लेकिन मैंने उनके केवल हाथ और पैर देखे थे। पहली पुस्तक आपने कौन सी लिखी थी? जी, ऐसा हुआ कि जैसे कहते हैं, आहार निद्रा भय मैं सुनम चाओ समान में तक पशवी नराणाम मनुष्य धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे रहीना पशवी समाना। तो सबसे पहले हमने राम कथा रास एक पुस्तक लिखी। आपकी सभी किताबें मिलाकर 21 हैं। 21 किताबों को अब तक 31वीं चल रही है। 21वीं चल रही है। 18 प्रकाशित हो चुकी है, 3 अब प्रकाशित। आप सभी लोगों को नमस्ते। आपका हमारे YouTube चैनल अंशु सक्कर चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप हमारे साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दादाजी मौजूद हैं, जिनकी उम्र 89 साल है, 89। दादाजी बहुत अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार। अगर बात करी जाए, इस उम्र में दादाजी ने 21 पुस्तकों का विमोचन कर चुके हैं, मतलब लिख चुके हैं। उसके बाद उनका विमोचन हुआ। आज बहुत सारे लोग उन पुस्तकों को पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। वो सभी तमाम चीज़ें जानेंगे, और हमारे पॉडकास्ट में कह सकते हैं, हमारे पूरे चैनल में इतने उम्र दराज जो दादाजी हैं, अभी तक कोई पॉडकास्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले दादाजी बहुत बहुत स्वागत है। इससे आपको आशीर्वाद है हमारा। कैसे हैं आप? बस स्वस्थ हैं। स्वस्थ हैं जी। अच्छा दादाजी, आज आपका मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपके जीवन के बारे में पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, पूछिए। दादाजी, सबसे पहले आपके जीवन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जी। आपका जन्म कहाँ पर हुआ था? जी, हमारा और कब हुआ? जी, हमारा जन्म जो है दिसंबर सन 1936 में हुआ। वैसे जन्म कुंडली के हिसाब से जो है लगत पूस कृष्ण पक्ष की 13 को संवत 1993 विक्रम में हुआ था।
जी। ये हम चूँकि हमारी माँ जो थी हमारी सुई पूजती थी। प्रतिवर्ष मनाया कि चूँकि मेरी माँ जो थी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो प्रतिवर्ष में जन्मदिन के दिन वो अपना हमारा जन्मदिन मनाया करती थी। तो गाँव की महिलाओं को परिवार की सबको इकट्ठा करके और गुड़ के पुए बनाती थी, मीठे बनाती थी, माटी ढोलक बजती थी। तो फिर एक जो है 1 वर्ष की एक गांठ लगाती थी। ऐसे उन्हें वो गांठी लगा करके हमारी जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक वो माँ हमारी मनाती रही। तो इस तरह से हमें अपनी जन्मदिवस की जो है तिथि अच्छी तरह से मालूम है। माँ बताती कि अच्छी तरह से हमको। तो जन्म इटावा में ही हुआ था आपका? जी, हमारा जिला इटावा में। और वैसे तो इस वर्तमान पहले तो जिला इटावा तहसील बरतना था, क्योंकि बाद में अभी जिस नई सरकारें आई मुलायम सिंह मिनिस्ट्री में फिर ये टाका तहसील बन गई। वर्तमान में उसको कहते हैं जिला इटावा, तहसील परगना टाका और ब्लॉक टाका, ग्राम मौजा कोयता, नगला सरैया। ये हम नगला सरैया के मूल निवासी हैं। मौजा कोयता है उसका नगला सरैया। उस मौजा कोयते में 10 नगले लगते हैं, उसमें जो 10वां नगला सरैया है। जी। अच्छा, आपका बचपन कैसा बीता है? आज आपकी इतनी एज हो गई है, जी आज हमारा बचपन चल रहा है। जी जी अब मतलब आपके बचपन में और हमारे बचपन में जमीन आसमान का फर्क है। जी जी। हाँ, आपका कैसा बचपन हुआ करता था? देखिए, मुझे से है सन 1939 ईस्वी लेकर अब तक अपने जीवन की सभी घटनाएं हमें अच्छी तरह से याद हैं। सन 39-40 की बात उस समय अब हमारे भारत में अंग्रेजी राज था, जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। गांव में हम लोग छोटे छोटे किसान थे, ज्यादातर है उस समय कृषि और पशुपालन के अलावा दूसरा कोई धंधा नहीं होता था। कोई धंधा नहीं था और ज्यादातर परिवारों में परिवार के धंधे होते थे। तो हम चूंकि गलरिया परिवार में जिसको पाल कहते हैं, तो हमारे परिवार में भेड़ बकरियों का और गाय भैंसों का पालन होता और कृषि भी होती थी। ये हमारे दादा जो थे वो करते थे, दादी हमारी, हमने अपनी दादी दादा को भी देखा है। तो हमारा संयुक्त परिवार था। और वैसे उस जमाने में जो है संगठित परिवार होते थे। हमारा नगला में 6-7 परिवार के लोग रहते थे और वो सब परिवार मिलकर केवल एक परिवार की तरह रहते थे। जैसे किसी एक परिवार में कोई घटना होगी तो वो जितने परिवार थे वो सब उसका सुख और दुख में अपना शेयर करते थे। लिहाजा हम लोग संगठित परिवार के थे। जी। तो उस समय जो है अभाव था लेकिन सुख था, क्योंकि हम लोगों के उस समय में पारिवारिक धंधे हुआ करते थे। कोई केवल मात्र 2 ही काम थे, और एक तो पशुपालन और अपने जातीय धंधे। जातीय धंधे में जैसे कुछ लोग मिट्टी का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाना। तो अब उसमें चूंकि सड़क पर होता था, कोई एक आदमी मिट्टी खोद के लाया, दूसरे मिट्टी को कूटा, तीसरे मिट्टी को गूथा, तीसरे उसको चौथे को बनाया, सुखाया, तो पांचवें ने उसे इकट्ठा किया। फिर दूसरे ने मतलब साफ कोई मिट्टी गूंथ रहा है, कोई मिट्टी तैयार कर रहा है, कोई चाक पे बर्तन बना रहा है, कोई सुखा रहा है और कोई वो सुखा करके पकाता है और कोई बाजार बेचने जाता। ऐसे एक परिवार में संयुक्त, तो ये हम लोग संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार में उस समय सबके पास काम था, सबके पास दाम था, एक अभाव था। और क्योंकि हमारा पारिवारिक धंधा था, इस तरह से पत्तल बनाने वाले जो हमारे गांव के होते थे, बारी लोग थे, धानुक लोग थे, चूंकि हम लोगों जातियों के नाम थे। ऐसे हम चूंकि गलविया जात की, जिसको हम लोग आज पाल कहते हैं, पाल तो पहले भी कहते थे, ले जाते, तो हमारा पशुपालन वही होता है। तो एक आदमी जैसे पत्ते, तो एक आदमी जंगल में गया, पत्ता लेने गया, जो एक पत्ता लेकर आया, दूसरे पत्तों से दूना पतली गांचे, तीसरे तैयार किया, चौथा बाजार ले गया, बाजार से पैसा लाया, घर का बड़ा वाले दादा या दादी है वो मालिक है, उनके हाथ में पैसा दिया, वो सबके लिए खर्च कर। इस तरह से हमारे लोगों का परिवार चलता था। हमारे यहाँ भी पशुपालन होता था। सवेरे का वक्त हुआ करता था, हमारे चाचा लोग गाय भैंसे, एक चाचा गाय भैंस उठा करके बाहर बांधते थे, कुछ लोग भेड़ों बकरियों का जो घेरे में जाकर उनकी पालन कर। तो हमारी माँ जो थी वो सवेरे लग जाती थी। और हम उस समय, ये 40 की बात बता रहा हूँ, तो हमारे एक बड़े भाई और थे, तो हम दोनों बड़े भाई, और हमारी माँ जो है वो गोबर भरा करती थी पशुओं का, और झाड़ करके हम जाकर गुफली पे जाया करते थे सवेरे से। आपने 40 की बात बताई है जी, ये 1940 जब अपना देश आजाद भी नहीं हुआ था। जी, अपना देश आजाद भी नहीं हुआ। उस समय आजाद का कौन नाम, जी आजादी की बात चलती थी।
हालांकि आज़ादी की बात उससे पहले चल चुकी थी, लेकिन इधर ऐसा हुआ, जर्मनी के हिटलर ने और उधर विश्व युद्ध छिड़ गया। लेकिन अभी देखिए हम लोग युद्ध में जो है उलझ गए हैं। हम जब पहले युद्ध से जब फारिग हो जाएं तो तब हम आपकी बात पर ध्यान देंगे। तो ये चीज़ हमारे देश के नेताओं को पसंद आई। कुछ ठीक है, क्योंकि समझौता करना ही समस्या का समाधान होता है। तो समझ हुआ या जब वो जो है काम हुआ, चल उस समय ये हुआ तो फिर स्थगित हो गया। तो ये तो उस अंग्रेज पूर्ण रूप से अंग्रेजी राज था। और उस समय जो भी था, ये सन 1942 के पहले पूर्ण स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं थी। हालांकि क्रांतिकारी कहते थे हम स्वतंत्रता चाहते हैं, लोग समझौता करके ये चाहते हैं, हम सुधार चाहते हैं। कानून में जो सुधार है उसमें जैसे ये नील का कई काम होता था, गन्ने का काम होता था, तो अंग्रेज सरकार अपने मन की मनमानी करती थी, तो उसमें वो सुधार करते। नील वाले होते थे या कपास वाले होते थे, तो जो लोगों का शोषण करते थे, तो लोग सुधार के जितना लोग गुहार लगाते थे, तो वो सुधार चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं चाहते। पूर्ण स्वतंत्रता की बात तो ये 1942 के बाद क्विट इंडिया आंदोलन जब चलाया, वहां से ये बात शुरू। गांधी जी और जैसे महान पुरुष लोग भी हैं, उन लोगों को आपने देखा होगा। जी, गांधी जी को हमने देखा एक बार। गांधी जी चूंकि सन 30 जनवरी सन 48 को समाप्त हुई, और तब हम उस 48 में 13-14 साल के थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ऐसा हुआ था एक बार गांधी जी कानपुर में किसी समस्या के समाधान कहीं कुछ हुआ था, उसमें आए हुए थे। तो हमारे वहाँ नाना रहते थे कानपुर में, तो नाना जी जो हम उस समय जो है 6-7 साल के थे, हम भी उनके साथ गए थे। वो है तब हमने गांधी जी को जो है खड़े हुए मेज पर उनके भाषण को हमने अपने कानों से सुना, उनको आंखों से देखा है। अच्छा अच्छा। दादाजी एक चीज और बताइए। जी, आपका बचपन बहुत अच्छा बीता। अच्छा तो ठीक बीता, वाम बीता, देखिए ठीक बीता। अच्छा बीता है क्योंकि जो भारत की संस्कृति बोली जाती है। जी आज के जमाने की बात करिए, जो मैंने आपको बताया, जी आपके बचपन में और आज के बचपन में जमीन आसमान का फर्क है। जी आजकल कोई बच्चा जन्म लेता है, जी फोन चलाता है। जी पहले के लोग खेल खेलते थे, गिल्ली डंडा हो गया, जी 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 कबड्डी हो गई, ऐसे खेल चलते थे। जी जी तो आपके जमाने में ये खेल चलते थे? आपने कौन कौन से खेल खेले? जी। उस समय जो हमारे जमाने में सबसे अच्छा खेल जो होता था, बढ़िया खेल था, वो गिल्ली डंडे का होता है। गिल्ली डंडा। जी, गिल्ली डंडे में ये होता था कि हम लोग बच्चे लोग मैदान में पहुंच जाते थे, क्योंकि उस समय पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं। अब ऐसे समझिए, थोड़ी बीच में हम बात बता दें आपको कि वहाँ पर कोई भी बच्चा 10-12 साल से पहले स्कूल थे ही नहीं। हमारे गांव में कि 4-5 किलोमीटर के अंतर में कहीं भी कोई स्कूल नहीं था, केवल बड़ा लोकप्रिय गांव पड़ता था। वो उस हिसाब से, आज के हिसाब से करीब 7-8 किलोमीटर पड़ता था। सरसई में था जो करीब 4 किलोमीटर पड़ता, और आस पास कोई तो बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। लेकिन वो छोटे छोटे हम लोग अपने माँ बाप चाचा चाची के साथ जो काम करते थे लग जाते थे। जैसे माँ सवेरे हमारे गोबर कूड़ों को झाड़ा करती, तो माँ झाड़ती जाती थी, कब पलरे में गोबर भरती जाती थी, हम झाड़ के मोरियाँ और गोबर डालाया करते थे। ये ऐसे हम लोग करते थे। जी अच्छा दादा, एक चीज और बताइए, 1940-38 जितने भी हों, उस टाइम पे अंग्रेजी शासन। जी अंग्रेज शासन जी। तो क्या वो उत्पीड़न करते थे हम लोगों के ऊपर? जी, उत्पीड़न हम लोगों के ऊपर करते अरे थे? साहब, अब उत्पीड़न की बात तो आपको बता। हाँ, वो हालांकि देखिए, अंग्रेज लोग जो थे वो मूक उत्पीड़न करते थे। मूक से तात्पर्य ये है कि उत्पीड़न तो वो करते थे, लेकिन कराते थे, करते नहीं थे, कराते थे। उन्होंने अपने जीती जमींदार, उसने जमींदारी प्रथा थी। अंग्रेजी राज्य की जो भी जमीन थी वो जमींदारों के अंडर में दे दिया करते थे। और जमींदार जो है वो प्रजा से, हम लोगों से मालगुजारी के रूप में लगान इकट्ठा करते थे। और इकट्ठा, जैसे मान लीजिए सरकारी टैक्स मिलना है 10 रुपए, तो 50 पैदा करते थे हमसे। अब उत्पीड़न हुआ, 10 सरकार को दे दिया, 40 अपने प्रयोग में रखा है। तो इस तरह से उत्पीड़न तो हम लोगों का होता था। अगर हम लोग कुछ कहने और अंग्रेजों को कोई मतलब नहीं, जो को काम होता था। आपने वो देखे हैं, वो बूट पहन के आते हैं, टोपी लगाए हुए,
किनको? अंग्रेज लोगों को जी मैंने जो अंग्रेज, फिल्मों में दिखाया जाता है सेम वैसा ही होता था। जी अंग्रेज लोग देखिए, अंग्रेजी फौज को हमने देखा है। अच्छा। अंग्रेजी ऑफिसर्स वो हैट लगाते थे, हैट लगाते थे। और ज्यादातर हमने जहाँ तक देखे हैं खूब आगाबाया, यहाँ तो ऐसा था कि कुछ अंग्रेज लोग पहले कभी शिकार खेलने जाया करते जैसे आजा, और उस समय जिले में सन 1947 से पहले प्रत्येक जिले में जितने क्लास 1 पद थे वो केवल अंग्रेजों को होते थे। जैसे जैसे डीएम है, एसपी है, और या जिला विद्यालय जो टॉप के हैं वो तो उनके होते थे, बाकी सब भारतीय लोग होते थे। अच्छा। तो वो लोग भारतीय लोग जो होते उनके द्वारा कराते थे, तो अंग्रेज लोग नहीं करते। बड़े चतुर थे अंग्रेज लोगों को, हम तो समझते थे हमारे तो राजा महाराजा जो ऊपर से जमींदार है, या हमारे जैसे पुलिस का थाना है, तो थाने में जो इंचार्ज होता था या सिपाही होते थे या पुलिस होती थी वो सब भारतीय होती थी। बट लेकिन एसपी, डीएसपी जितनी गश्ती पोस्ट होती थी वो सब अंग्रेजों की होती अच्छा, मतलब कांस्टेबल वगैरह, है। कांस्टेबल वगैरह हम लोग को बताते नहीं, यानी आप इंस्पेक्टर तक, अच्छा। इंस्पेक्टर तक, जितने इंस्पेक्टर जो गश्ती पोस्ट नहीं होती, तो जितनी गश्ती पोस्ट होती थी वो सब अंग्रेजों की होती थी। अच्छा जी। एक चीज और बताओ दादा, आपके जो बचपन से लेकर आज तक जी। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जी। बचपन से ही आपको इस चीज में रुचि थी या फिर अभी कुछ दिन पहले से 10-20 साल पहले से ऐसी चीजें आई? सही बात तो है शाक जी कि हमारी उस समय रुचि केवल एक ही काम की थी। हम ये नहीं जानते कि आगे कुछ और क्या कैसे किया जाता है। हम इतना जानते थे कि हमको अपना पैतृक धंधा करना है और जो हम अपना काम कर रहे हैं वो करना है, बस उतनी हम लोगों की जिंदगी थी, आगे नहीं थी। अच्छा जी। तो ये नहीं जानते थे कि हमको क्या करना है आगे, या कुछ नहीं। हमारी जिंदगी जाए कि हम पैदा हो गए, हमारे पिताजी जो कर रहे हैं वो हम करेंगे। अभी बच्चे जो हमारे, जैसे हम छोटे हैं, हमसे बड़े हमारे चाचा लोग हैं, चाचा से हमारे फादर्स लोग हैं, उनके बाद हमारे दादा लोग हैं, वो सब काम कर रहे हैं। तो हम जानते थे हम अपने काम करने के बाद अपनी पीढ़ी, ऊंची वाली पीढ़ी का काम करेंगे। जैसे पहले हम छोटे थे तो हम सुबह उठ करके अपनी माँ का सहायता करते थे। माँ हमारी सवेरे उठी, लल्ला हो गए तो हम लोग जो बच्चे लोग थे वो बाहर निकल आए, वो टोकरियों में गोबर कूड़ा झाड़ के भर देती थी, हम लोग डाल आते थे। काम खत्म हो गया, हम लोग हाथ मुंह धोने लगे, माँ हमारी जा करके घर में बैठ करके दही मथानी मथने लगी है। अच्छा, हमको मालूम है कि अगर हम बड़े हो जाते, जैसे हमारे चाचा हल चलाने जाते थे, तो हम सोचे थे हमें जब ये काम करेंगे, जब बड़े हो जाओ चाचा हम हल चलाएंगे। और हमें और कुछ नहीं सोचते थे कि हम कुछ हो सकते हैं, कि उस समय कोई आशा नहीं थी। ऐसा कई पीढ़ियों से, जो जिस समय सन 40 से पहले, यानी आप ये समझिए सन 18वीं ईस्वी में भारत पूर्ण रूप से अंग्रेजों के राज में हो गया था। उसके बाद जमींदारी प्रथा चली, पर उस समय की जो हम प्रजाजन थे वो ये भूल गए थे कि हम लोगों की कोई जिंदगी और भी थी। अच्छा, या आगे और भी होगी। हम उतनी जिंदगी गांव की जानते थे कि हमें पैदा होना है, बड़े होकर के पढ़ना लिखना कुछ नहीं, बड़े होकर के हमको गोबर कूड़ा करना है, उसके बाद फिर हमको हल चलाना है, फिर हम कहीं शादी होना है, फिर हमको अपना घर के खेत की रखवाली करना है, और फिर बड़े हो जाए। न पढ़ने की हमको ज़रूरत थी, न हमको अन्यथा सोचने की ज़रूरत थी, न हमें किसी से मिलने की ज़रूरत थी। हमारे सब कुछ जो मालिक हमारे गाँव का जमींदार होता है। दादाजी आपने शादी की बात की है, जी। पहले के जमाने में ये कहा जाता था किसी की शादी होती थी तो उनकी जो दुल्हन होती थी गौने में आती थी। जी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही हुआ था? जी, ऐसे ही हुआ। सही बात तो ये है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि दिसंबर से लेकर के और सन 40-39 तक हम खुद केवल एक कमीज पहनते थे, हैं, और नंगे रहते थे 4 साल तक। अच्छा। हम 4 साल तक बिल्कुल नंगे रहे। और बहुत बीच में पहले बात आपको बता दें, शादी की बात फिर बताएंगे, कि हमने हाई स्कूल का जब किया था, यह सन 55-56 में किया था हाई स्कूल, तब उसके बाद हमने जो है कभी नेकर और क्या नाम पैंट पजामा पहनता, तो उसे पहले धोती पहनती। अच्छा, धोती। हाँ, जिससे जब शादी की बात आती है तो हमारी शादी जो है सन 1949 में हुई थी।
तो हमारी शादी जो ऐसा हुआ था 47 में जो है आजादी देश आज़ाद हो गया था। आज़ाद होते ही हमारे गांव के जमींदारों के जो बच्चे थे, तो वो बच्चे बच्चों के उन लोग के लिए उन्होंने जिला परिषद बनी हुई थी परिषद, तो उनसे कहा गांव में एक स्कूल खुलवा लिया था। तो वो स्कूल में लोग जाने लगे थे। तो सन 39 के जनवरी में, जबकि हम 13-12 साल खो गए थे, तो उन्होंने चूक आज़ाद 49 में आज़ाद हो गया था देश। जमींदारों की जमींदारी चली गई थी 47 में। जी। 47 में आज़ादी मिल गई थी 2 साल में, तो अंग्रेजी राज तो समाप्त हो गया था। तो तब उन्होंने अपने बच्चों की वजह से वहाँ स्कूल खुलवा लिया था। तो हम जनवरी में पढ़ने गए थे और मई में हमारी शादी थी। हम पट्टी लेके गए थे, तो हम वहाँ जब गए थे तो हमको कटकल्ला क्या ये लेके सिखाया गया था। कितने हो 13 साल के थे हम, 13 साल के थे अच्छा। जी। हुआ ये, तो हम पंडित जी हमारे थे, उनका नाम रवि शायद था। तो उन्होंने पूछा कि भाई प्राइमरी में बच्चा लिखा जाता है, वो 11 साल से ज़्यादा उम्र का प्राइमरी में नहीं हो सकता है। अब समस्या ये उठी, हम 13 साल के थे, तो क्या किया जाए। तो लोगों ने कहा चाय कचू लिख लो। हमारे पिताजी ने कहा चाय कचू लिख लो। तो पंडित जी ने कहा ठीक है, देश आज़ाद हुआ है तो हम तुम्हारी जन्मतिथि 15/8/1939 लिखते हैं। इसलिए हमारी राजकीय सेवा में 15/8/1939 है, और हमारी माता की जन्म कुंडली में माँ के हिसाब से हम जो है इस समय जो नवासी में चल रहे हैं। दिसंबर सन 36 के हिसाब से दिसंबर सन 24 में हम 88 कंप्लीट करके हम नवासी में प्रवेश कर गए। अच्छा, 89 में जी। है। तो हमारे जनवरी में हम जो है हम पढ़ने गए थे, और मई में हमारी शादी हो गई, तो हम 13 साल के। अच्छा, दादी जी कब आई थी, कितने सालों बाद? जी हाँ, उसके बाद 6-7 वर्ष तक दौना हुआ था, 7 ब्याह हो गया था। न उन्होंने हमको कभी देखा था, न हमने कभी उन्हें देखा था। बस ये जरूर है, ब्याह में बोल मोह ढके हुई थी, हमने उनके हाथ देख लिए थे। उन्होंने हमको पूरा देखा हो या आधा हम नहीं कह सकते, लेकिन मैंने उनके केवल हाथ और पैर देखे थे। अच्छा, दादी ने फिर नहीं बताया था? जी। मैंने तुम्हें देखा है, अब नहीं बताती हैं? बताया करते, हम झांक लिया करते तुमको सबने पूरा देख लिया। हमने तुमने तो हमको पूरा देख लिया, लेकिन हमने तुम्हारे हाथ और पैर ही देखे थे। तो हमको अच्छा लगा, हमने कहा अच्छा रहा, हमें हाथ पैरों से तुम चलती रहो, हाथ से काम करती रहो, हमारी प्रगति के सबसे अच्छा यही साधन होगा। वो बड़ा खुश हो जाया करती थी। 7 साल बाद दोनों हुआ था हमारा। 7 साल बाद। जी 7 बार ऐसा ही होता था। देख सकते हैं आप लोग, पुराने जमाने में ये सब चीजें चलती थी जो दादाजी ने बताई हैं। और आज की बात करेंगे तो आज तो दादाजी ऐसा होता है कि सुबह 7-8 बजे तक जिसकी भी शादी होती है वो अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। जी जी 7-8-9 बजे तक। जी पहले 7 साल का इंतजार करना पड़ता था, वो सभी चीजें। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे आपने ये सभी चीज कर ली, आपकी शादी हो गई जी उसके बाद साहित्यकार या फिर आप लेखक, ये रुचि कैसे आई कि आपको कोई किताब लिखनी है? जी। ऐसा था उस समय। सही बात तो ये है, तो आपने ये पूछा था कि आपके साहित्य के बारे में क्या विचार पूछा था। चूंकि मैं शादी मेरी हुई, शादी होने के बाद फिर जब पढ़ने गए, तो पढ़ने तक में भी हमको साहित्य जैसी कोई चीज का कोई ज्ञान नहीं था कि साहित्यकार ये कोई कुछ होता है। हमें कुल इतना ज्ञान था, चूंकि हमारे पिताजी थे 1-2 दर्जा करीब बरालोपुर से पढ़ाए थे, उतना जानते, तो ऐसे हमको भी पढ़ना है। तो हमारे पढ़ने के बाद चूंकि हमको तो सब पुरानी बातें याद थी, भविष्य का कोई ज्ञान नहीं था कि आज़ादी के बाद हम प्रगतिशील बनेंगे, प्रगतिशील देश में उन्नत होगी, नए नए साधन होंगे, ये तो कोई मेरे दिमाग में बात थी नहीं। हमारे दिमाग में पढ़ लिख जाएंगे, ज़्यादा चिट्ठी पढ़ लेंगे, चिट्ठी लिख लेंगे, ये था। तो यही बात हमारे दिमाग में, साहित्यकार क्या होते कैसे, ये बात मेरे कोई दिमाग में नहीं। तो कैसे फिर ये सब चीज कैसे हुई ये? अब सही बात तो ये है कि जब हम आए और हम सन 1956 में हमने शायद हाई स्कूल पास किया था। हाई स्कूल पास करने के बाद तो अब मेरे दिमाग में अब तब तक जो है कई एक नए विभाग भी चालू हो चुके थे। यह सन 1951 में जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। जमीन जितनी थी वो सब सरकार की हो गई, सीधी अथवा किसान की हो गई। जो बिचौलिए जमींदार थे उनका वहाँ कोई अस्तित्व नहीं हुआ, इधर जमीन ही हुई। अच्छा, उस समय पटवारी
ये जो लेख जिसे आज के वर्तमान में लेखपाल कहते हैं, पटवारी कहलाते थे, उनको बहुत अधिकार था। वो जो है किसी की विरासत चढ़ा दें, किसी का नाम काट दें, किसी का, तो वो ज़्यादातर जो है एक तरह से जमींदारों के दलाल हुआ करते थे। किसान से उन्हें कोई मतलब नहीं, वो जो जमींदारों के यहाँ बैठ गए और जमींदारों ने जिससे कह सके नाम लिख दो उसके लिख दिया, और जिसका नाम काट दो उसका काट दिया। वो 1951 में जो है जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। जी। जब समाप्त हुई उस समय पटवारियों के अधिकारों में कुछ कमी आई, तो उन्होंने आंदोलन किया। उस समय जो 1951 में पंत जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो पहली सरकार गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से बनी। तो उसमें जो है ये आज चौधरी चरण सिंह जो माल मंत्री थे, ये चूंकि जमींदार परिवार के थे, किसान थे, किसान अच्छे थे। तो उस समय देखा कि एक किसान की जब एक मौजे मैंने 4 मौजे, एक यहाँ एक यहाँ एक 2 तब मील चलते थे, किलोमीटर नहीं चलते थे। एक मील, हाँ। अब ऐसे आप किलोमीटर माँ बाप को बताते हैं, 1.5 किलोमीटर इधर एक खेत है, एक खेत 2 किलोमीटर पे दूर, एक आधा फैले लोगों को जहाँ जिसने लिखा लिया, पट्टा करा लिया, किसान ने दे दिया, वहाँ जोते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको कंसोलिडेट किया जाए, चक बना दिए जाए, सबकी जमीन कीमत लगा दी जाए और 4 जगह 6 जगह। तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह ने चूंकि माल मंत्री थे, चकबंदी प्रथा को, उन्होंने चकबंदी कानून को लागू किया। तो प्रारंभ में सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में ये आपका जो महेवा ब्लॉक था, ये डेवलपमेंट का सबसे पहला ब्लॉक था। महेवा। तो इस महेवा में सबसे पहले चकबंदी का विभाग इटावा में खोला गया। अच्छा। इधर मैं जो था, मैंने सन 56 में क्या नाम हाई स्कूल पास कर लिया था। जब हम पढ़ चुके थे तो हमारे साथ में जमींदारों के लिए बच्चे पर मित्र भाव से रहते थे, तो हमको बड़ा गर्व होता था। लेकिन संकोच हमेशा ये रहता था कि ये बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये भाग्यशाली हैं, हम आगे हैं, ये बड़े घर के रखे हैं, हम छोटे घर के, ये हमेशा भाव रहा। अच्छा, तो उसके बाद जो है फिर ये हुआ कि अब चूँकि हमारे घर में पशुपालन के बाद फिर जागृति भी आई। मुझे अब चूँकि हम उस समय तक हम 3-4 भाई हो गए थे, बस मूल रूप से अंत तक हम 6 भाई हो गए, 3-4 भाई हो गए थे। तो फिर अब सोचा कि हाई स्कूल करने के बाद फिर हम जो है आनंद कर कार्यालय का, तो उसमें नौकरी करने चले गए। उस नौकरी करके जब आए, फिर तब तक ये चकबंदी विवाह शुरू होगा, तो सबसे पहले हम लेखपाल हुए। अच्छा जी सर, आप लेखपाल? जी, सबसे पहले हम लेखपाल हुए। अच्छा अच्छा। दादाजी एक चीज और बताओ, जैसे आपने ये सभी चीजें बता दी, पहली पुस्तक आपने कौन सी लिखी थी? जी, ऐसा हुआ कि जैसा कुछ कहा, इसके बाद जब तू पढ़ लिख गई तो देखिए मेरा अपना विचार है कि मनुष्य जो है, वैसे तो साधारण तरफ से वो प्राणी मनुष्य है, यानी प्राणी है। प्राणी होने का मतलब कि चाहे प्राणी में कुछ ऐसी बातें सामान्य सभी प्राणियों में होती है, वो मनुष्य में होती थी। जैसे कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तक पशवी नराणाम मनुष्य धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे हीन पशवी समाना। यहाँ धर्म का तात्पर्य किसी संप्रदाय से नहीं, धर्म का तात्पर्य है यहाँ कर्तव्य से, ज्ञान और बुद्धि से, जानकारी। तो इस मनुष्य में सब जो मनुष्य खाते हैं, पशु खाते हैं, कीट पतंगे सब खाते, भय सबको जीवन भर चींटी रेंग रही है, आप तो तिनका डाल दी चींटी बढ़ जाएगी, जीवन रक्षा चाहती। तो आहार सब खाते हैं, सबको भय लग, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तक पशुओं में जीव कर्मियों सब में बराबर, लेकिन मनुष्य में केवल एक विशेषता है, वो है केवल बुद्धि, बौद्धिकता। तो वो बौद्धिकता के रूप से जो है वो इसलिए वो मनुष्य है। तो हमारे दिमाग में भी आए कि हम कुछ करें, तो आए तब तो हम लेखपाल हुए और उसके बाद फिर अपने हमारी जीवन चर्या प्रारंभ हो गई। कौन सी किताब लिखी थी आप? यहाँ सबसे पहले तो हुआ ये उस वक्त, हाँ हम ये कहना चाहते थे कि आदमी उसमें से मनुष्य जो है, हम पुनर्जन्म को मानते हैं। हमारे यहाँ पुराणों में अब आप समझिए बौद्ध धर्म में जो जातक कथा आती है, ये जातक कथाओं में पुनर्जन्म की बहुत कथाएं हैं। जातक कथाएं हमने बहुत सी पढ़ी सुनी हैं, और उन कथाओं को तो पुनर्जन्म को हम मानते हैं। पुनर्जन्म के बारे में उन्होंने लिखा है, शिशुरी ने लिखा, क्या पता जाने वाले को भी आना पड़ता है, किंतु आने वाले को तो जाना ही पड़ता है। हंस उड़ गया तो पिंजरे की कीमत कम हो जाती है,
वहाँ दिवाली की जगह पर होली हो जाती है। ये जीवन कथा। हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, तो आदमी अपने साथ कुछ लेके आता है, और वो जो गुण लाता है उसके लिए फिर हमारे लिए वातावरण चाहिए। जैसे बीज साल भर पृथ्वी पड़ा रहता है, और पड़ा करके जो सब बीज पृथ्वी में पड़े हुए हैं, और वर्ष में 6 ऋतुएं होती। जब जब ऋतु आती उस ऋतु का बीज जमता, बाकी पड़े रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य जिसको जब वातावरण मिलता है तब उगता है, ऐसे ही मनुष्य में है। तो मनुष्य आनुवांशिकता में बहुत कुछ प्राप्त करके आता है, तो गुण लेके आता है, फिर यहाँ उसको विकास के लिए वातावरण चाहिए। तो ये साहित्यिकता के गुण हमारे कुछ पहले से ही थे। तो हमारे कुछ साधु संतों से, बड़े बूढ़ों के से जो है संगत करने का बड़ा गुण। तो सबसे पहले हमने राम कथा रहस्य एक पुस्तक लिखी। राम कथा रहस्य सबसे पहली पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में सबसे पहले ये था, क्योंकि हमें कुछ ये जो हमने आनुवांशिकता की बताई, हमारे पिताजी कक्षा 2 या 3 पढ़े होंगे, तो वो रामचरितमानस को हमको सुनाया करते थे। और रामचरितमानस हमें आज याद है कि उनको उस समय टीका ने, अच्छा गोरखपुर ये वाले धंधे, गोरखपुर जो प्रेस है, इसकी कोई पुस्तकें सन 40 से 50 से पहले नहीं आती थी। तो गुटका ये आता था बम्बई छापा का, मतलब बम्बई से छापा की रामचरितमानस आता था। ये रामचरितमानस जो आजकल आता है ये नहीं मिलता है गोरखपुर का। तो जब लिखा, लेकिन हमने पढ़ा बहुत पहले, तो वो हमें पिताजी सुनाया करते थे। तो उसमें हमने रामचरित, तो उसके संबंध में भी आप बताएं, कचाएं तो हम कुछ बता दें। बताएं। हमने 3 प्रकरणों को दिया है कि भगवान श्री राम जी हैं कितने बार पूरी रामचरितमानस में कितने बार जो है मुस्कुराई, ये हमने लिखा। तो और फिर दूसरे उनके बाद कितने बार उन पर फूल बरसे गए, और फिर एक शब्द आया एक बार। ये 3 प्रकरण लेकर के राम कथा रहस्य लिखी गई। अब जैसे भगवान राम जब जब मुस्कुराते हैं तो कोई न कोई किसी न किसी नई घटना की तरफ जो है वो इंगित करते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण बता दें कि जिस समय भगवान राम जो है गंगा पार करने के लिए केवट के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पहुंचते हैं तो भगवान राम ने क्या नाम उनको अब अपने सुमंत जी को कहा, पिताजी और सुमंत जी आप पहुंचिए, दे के हम तो चले जाएंगे, हम लौटेंगे नहीं। राजा सुमंत जी चले गए हैं, भगवान जो है विदा करके और गंगा के किनारे पे आ जाते हैं। तो उन्होंने केवट से कहा, भैया केवट जो है, अब क्या नाम केवट, उसने बाहर दूसरे किनारे पे आवाज दी भगवान ने, केवट भैया देखो हमको पार जाना, हम 3 राही खड़े हुए हैं, हमको पार कर दो। तो आया, लेकिन वो उसने बड़े गौर से भगवान को देखा, वो पहचान गया, कुछ पहचाना, वो क्या पहचाना आगे बात आएगी। तो उसने कहा वो नहीं आया। तो भगवान ने उससे कहा, भैया हमें जल्दी जाना है। उन्होंने भी जल्दी जाना तो चले जाओ, अगर आप यहाँ उतरना चाहते हैं तो हमसे बात करनी पड़ेगी, हम इस घाट के राजा हैं, हम तब उतारेंगे। तो लक्ष्मण क्यों गरम दल के नेता थे, तो लक्ष्मण जी जो है वो ये कहता ना, राम ने कहा नहीं, वो ठीक कह रहा है भाई, हर आदमी को अपना अधिकार होता है। इस तरह से खैर, तो चलिए वाया, उसने कहा देखिए हम आपके चरण धोएंगे और तब आपको नाव में बैठाएंगे, क्योंकि चरण तुम्हारे चरण में जादू है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या जादू है, कि साहब जादू ये है कि आपकी पैर की मिट्टी है वो जिसको लग जाती है तो वो स्त्री बन जाता है। आपने अहिल्या को पत्थर पड़ा हुआ था, आपने पैर छुआ दिया, वो स्त्री बन गया। आप हमारी नाव पे चढ़ेंगे तो हमारी नाव स्त्री बन जाएगी। आप चाहें तो 2 लाइनें सुना दें इसमें। सुनाइए। अच्छा चलिए, तो बरबस राम सुमंत्र पठाए, सोसर तीर आप तब आए, मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हारा मरम में जाना। कहा मांगी आओ जाओ, उन्होंने कहा नहीं हम तुम्हारा मरम जानते। तो भगवान ने कहा भाई हमें मन वह मत। तो उसने कहा कृपा सिंधु बोले मुझसे। चलिए उसने कहा देखिए आपके पैरों में जो है छुअत सिला भाई नार से आई, पान तय काटन कठिनाई। चूंकि पत्थर जो है स्त्री हो गया और हमारी नाव लकड़ी की है, अगर हमारी नाव पे आपका पैर पड़ जाएगा तो हमारी नाव भी स्त्री बन जाएगी। तो चारनी मूल धरनी हो जाएगी, बाँच पर है मेरी नाव उड़ाई। क्योंकि आप पैर पड़ जाएगा, हमारी नाव पत्नी बन जाएगी, वो जा करके
चली जाएगी हम भाई। तो भाई यही प्रतिपालो सब परवारू नहीं जानो कसुआन कवारू। हे राजन, मैं कोई धंधा नहीं जानता हूँ, इसी से मैं प्रतिपाल करता हूँ। अगर आपको जो है जाना है, पहले अपना पैर धोवाइए, फिर आप हमारी नाव में बैठिए, और नहीं है तो हम आपको रास्ता बताते हैं। और लक्ष्मण को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। लक्ष्मण ब्रह्म दल के नेता है, लेकिन वैसे दो कौड़ी का केवट और हम राजा महाराजा पुत्र ऐसा करते हैं। तो राम कहते थे, सिसारा कहती सुन, अधिकार की आपको मान्यता करनी चाहिए। लक्ष्मण जो है शांत हो जाते हैं। चलिए, फिर बोला कैसे तो क्या करोगे, हम पैर धोएंगे तब। बोले कि सोई करते ही तब नाव न जाई, बेग जल अन आपान पखारी। तो आकर के हमारे पाँव लेकर सुनो भाई, अगर लक्ष्मण तन पना रहे तो वो कहते हैं, तो उसने कहा पग पदम धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई चाहो, मोए राम राव और आन दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु लखन मारे तीर कह जब लग्न पाँव पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार बोल गया। अब लक्ष्मण राजपूत थे। राम कहते नहीं। केवट की बात सुनकर के राम प्रसन्न हो गए। अटपटे शब्द है। अटपटे का यहाँ पर तात्पर्य रहस्य ये है कि ये उसकी बहुत लंबी कथा है कि पहले जो है ये किसी जन्म में ये इंद्रसेन नाम का है। चाहे इस पुस्तक में आपने इसको दिया हमने। हाँ हाँ, फिर कृपा सिंधु बोले मुस्कुराई सोई करते मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि ये हमारे, तब राम जब मुस्कुराते हैं तो किसी न किसी रहस्य को कि आदमी हमारे को ये न जान ले कि हम मनुष्य नहीं है, हम भगवान हैं, तब मुस्कुरा देते। और मुस्कुराते ही उस पर ये माया पड़ जाती है, वो भूल जाता है कि जब भगवान समझते हैं तो राजपुत्र जी। ऐसे तो मुस्काने पे लिखा, ऐसे 3 शब्दों को लिए ऐसे हमने रामा कथा रहस्य लिखा है। अच्छा, ये कितने मतलब दिनों में आपने ये रहस्य ली थी? इसको हमने बहुत दिन, असल में जो हमने अपने गुरु जी से सुना था और कागजों पर लिख, ये इसको तो हमने मेरे खास से लिखा होगा सन, लगभग साल बता दीजिए कितने सालों में लिखा है? कितने सालों में? हाँ, इसको हमने शायद है लिख तो लिया था 1 साल 1.5 साल, फिर छपा तो बहुत बाद में। अच्छा, बहुत साथ में ये छपा आकर के ये 2010 के बाद से। अच्छा अच्छा। सबसे ज्यादा आपकी जो किताब जब आपने उसका विमोचन किया, प्रकाशित हुई, सबसे जनता को सबसे अच्छी कौन सी लगी थी? यही वाली? जनता को आपकी सबसे अच्छी किताब कौन सी लगी थी? यही वाली? जनता को? हाँ जी, ऐसा है। इसके बाद से फिर हमने जो है 2000 के बाद, ये 2000 से पहले से लिखी थी राम कथा केवल ये। विमोचन 2010 में हुआ? नहीं, विमोचन तो इसका बाद में, हाँ 2010-11 में ऐसा हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे करीब हमने जो पुस्तक लिखी है वो संपूर्ण रामायण लिखी। संपूर्ण रामायण? क्योंकि जैसे रामचरितमानस है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखा है, तो रामचंद्र जी के राज सिंहासन के बाद फिर उनका आगे का इतिहास यानी 6वां लंका कांड के बाद से फिर जो है उत्तर कांड नहीं लिखा उन्होंने। अच्छा, तो हमने जो है सिर्फ राम जन्म से लेकर के और राम को भूलोक सुधारने तक की कथा इसमें लिखी है संपूर्ण रामायण में। इसलिए इस रामायण को हमने संपूर्ण रामायण दिया, क्योंकि राम की संपूर्ण कथा इसमें। अच्छा, इस कथा का विमोचन मॉरीशस के राष्ट्रपति ने भी सन 2018 में जो है, यहाँ हम तो नहीं पहुंचे थे, मॉरीशस के राष्ट्रपति जो कल उनका नाम आया था, उन्होंने हमारी पुस्तक का विमोचन मॉरीशस ने किया था। और वहाँ पर हमारी पुस्तक साहित्य संगम इलाहाबाद में छपी थी। तो आलोक चतुर्वेदी वहाँ विश्व सम्मेलन 11वें विश्व सम्मेलन गए थे, तो हमारी कम से कम हजारों पुस्तकें वहाँ मॉरीशस में। अच्छा जी। दूसरे देश में भी आपकी बुक गई हैं? मेरे ख्याल से कम 10-15 देशों में। 10-15 देशों में? जी, 10-15 देशों, भारत के प्रत्येक प्रांत में। संपूर्ण रामायण ये वाली पुस्तक? जी, ये और भी पुस्तकें। अच्छा, और भी? और हमने करीब आधा दर्जन से ज्यादा राम साहित्य लिखा है। अच्छा जी, रामायण पे आधा दर्जन से ज्यादा लिखा है। अच्छा, आपकी सभी किताबें मिलाकर 21 हैं। 21 किताबों को अब तक 21वीं चल रही। 21वीं चल रही है। 18 प्रकाशित हो चुकी है, 3 अप्रकाशित। अच्छा, 18 प्रकाशित हो चुकी। बिल्कुल, अब आज गड्ढर रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हमने एक चीज बताइए, वो सभी चीजें मैं लगा दूंगा वीडियो में, सभी किताबें दिखा दूंगा। जी जी। सभी किताबों के आप एक बार कह सकते हैं, नाम बता सकते हैं आप?
जी हाँ, बता सकता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमने पुस्तक जो है वो लिखी थी राम कथा रहस्य, ये राम कथा। उसके बाद फिर दिमाग में ये आया कि कुछ और लिखें। चूँकि ये तब ये हो गया था कि जे हमने पुस्तकों का लिखना जो है 2000 के बाद से ज़्यादा लिखा। प्रकाशित तो ये 2014 के बाद से हुई। प्रकाशन के साधन भी नहीं थे, आर्थिक स्थिति में भी अंतर था, तो इसलिए वजह से प्रकाशन जो हमारा शुरू हुआ है 2014 के बाद से शुरू हुआ। हाँ, तो इसमें सबसे पहले रामकथा रहस्य लिखा। रामकथा रहस्य के बाद फिर हमने लिखा नूतन भागवत कथा। ये नूतन चलेगा, ये नूतन भागवत कथा जो है ये 1453 पेज की है। 1453 पेज की। रजिस्टर में 4 बड़े बड़े रजिस्टर रखे हुए, अप्रकाशित है अभी। अच्छा, ये प्रकाशित नहीं। ये दूसरी किताब हो गई। फिर जी। तीसरी? जी, इसके बाद जो हमने जब रामकथा रहस्य हो गई, रामकथा रहस्य के बाद फिर हमने दूसरी संपूर्ण रामायण लिखी। तीसरी थी? तीसरी, हाँ। रामकथा रहस्य, संपूर्ण अभाव, संपूर्ण रामायण। फिर लिखे हमने पंचसुधा दोहावली। अच्छा, इसमें भी हमने एक नई शैली का ये दिया। जो अब तक दोहा होता था, दोहे में 4 चरण होते थे। इसमें जो ये मात्रक दोहा जो होता है ये मात्रक छंद होता है, और मात्रक छंद में मात्राएं होती हैं 24-11, 24-11, 24-11। यानी पहले चरण और तीसरे चरण में 14-14 और दूसरे और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती इस तरह। लेकिन इसमें चरण 4 होते थे, 13-14। पहले में 13 और दूसरे में 13। पहले में और तीसरे में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11-11। ऐसे 24 मात्राओं के छंद होता है। तो ये अब तक की ये प्रथा थी, अब तक की। तो हमने शायद हमसे पहले किसी ने कोई पुस्तक लिखी हो, हमने कभी सुना नहीं था। मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब तक हम अगर रास्ते में लोग चलते जा रहे हैं और उस रास्ते की लाइन में हम लगे हुए हैं ना, तो एक आगे वाले से हमारा हमको ढकलेगा, एक पीछे वाले ढकलेगा। आगे वाले की लाइन में हम नहीं आ सकते, पीछे वाले में हमारी गिनती नहीं हो सकती। अगर हम थोड़े तिरछे हो जाएंगे तो हम आगे पीछे दिखाई पड़ जाएंगे। तो हमारे दिमाग में आया था जो भी साथ लिखें उसमें कुछ थोड़ा अंतर करके लिखें। तब हमने थोड़ा अंतर किया, इसमें 5 चरण किए। अच्छा, अब तक कहीं दोहे में आपने पढ़ा होगा जैसे तो 5 चरण नहीं होते, तो हमने उसका नाम पूछ दिया, दोहा और दोहे की पूछ। हाँ, ये उसका नाम है। किसी दुम लिखा, दुम दोहावली। इसमें जो है हमने जो है। अच्छा, ये चौथी किताब थी आप? जी, चौथी किताब। अच्छा, 5वीं। वो आप लगातार किताबों के नाम बता दिए। हाँ, सबसे राम कथा रहस्य, फिर अधूरा सृजन खंड का। अच्छा, 2। तीसरी है लंका में श्री हनुमान वार्ता, और फिर पंचसुधा दोहावली, फिर है काव्य कुसुम संकलन। इसमें हम सन 80 से पहले हमने करीब 250-300 कविताएं लिखी थी, उनका संकलन इसमें है, काव्य कुसुम संकलन। फिर है संपूर्ण रामायण, फिर बहुअंचली राम कथा, फिर 8वीं है सटरूप निबंध वाला। इसमें काम क्रोध लोभ मद इनके संबंध में यह है सटरूप निबंध वाला। योग आसन प्राणायाम, इसमें जो है योग क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है। हमने 54 आसन दिए हैं और 10-11 प्राणायाम दिए हैं, सब इसकी प्रकृति। योग आसन प्राणायाम भी 9वीं हुई। 10वीं है भक्त श्री नरसिंह मेहता कथा, फिर 11वीं है ब्रजमाला निबंध वाला। हाँ, सटरूप निबंध वाला, योगासन प्राणायाम, भक्त नरसिंह मेहता। 11वीं ब्रज की गोपियां और शीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। 12वां विरासत। 13वां लोक माता अहल्याबाई होलकर। 14वां कृपा सिंध श्री राम। 15वां अहल्याबाई होलकर कथा सत्ता, ये महाकाव्य, ये 260 पेज का है। फिर श्री कृष्ण उद्धव संवाद 16। 17वां है बुढ़ापा उपन्यास। 18वां है गोपी उद्धव संवाद। ये हमारी प्रकाशित पुस्तकें हैं, आज आपके स्टूडियो में इस समय हमारे पास मौजूद है। अब इसके अप्रकाशित पुस्तकों में आती है नूतन भागवत, चूंकि 1453 पेज इसमें, ये अभी अप्रकाशित है। हालांकि बहुत पहले रिलीज की थी लेकिन अभी प्रकाशित नहीं करा पाई, अप्रकाशित है। दूसरी विविध वंशावली, और तीसरी आत्मकथा, वो 21वीं है। तो अब तक जो है हमारी 21वीं पुस्तक जो है लिख चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा दादाजी ने 21 पुस्तकों को लिखा है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें लगभग 1000 से ऊपर पेज हैं। बहुत सारी ऐसी 2-3 पुस्तकें ऐसी हैं जो अभी
प्रकाशित नहीं हुई हैं और 89 साल की हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे यही लग रहा है ना कि उस टाइम पे पढ़ाई भी इतनी नहीं होती थी, ऐसा वो सब चीज़ें नहीं होती थी, पर दादाजी ने वो सब चीज़ करके दिखाया है। समझ रहे हैं ना आप? तो दादाजी से आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है। पहले दादा बता रहे थे कि चिट्ठियाँ लिखते थे। अ, आज तो कुछ भी करते हैं, मिनटों में काम हो जाता है। पहले का संघर्ष करके 21 किताबें लिख ली हैं और 300-400 पेज की तो नॉर्मल किताब है ही, 150-200 पेज की। और आज की बात करी जाए तो ऐसे बहुत सारे नहीं, मैं ये कहूँगा कि बहुत कम ऐसे युवा हैं या आज के समय में कह सकते हैं कि कोई 1-2 किताब लिख दे। बहुत कम युवा बचे हुए हैं। पहले ये बहुत अच्छा चलता था जी कि कोई भी बुजुर्ग हो अपनी आत्मकथा ही लिखता था। जी जी हाँ, तो आपने अपने बारे में आपने अपनी आत्मकथा लिखी है या नहीं? जी। आत्मकथा जो है वास्तव में ये था कि जब हमारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तो हमारे पौत्र श्री देवेश सिंह जी ने कहा हमसे कि दादा आपने जो है बहुत कुछ लिखा, आप अपने बारे में तो लिखिए। तो हमने विचार किया कि ठीक है, तो हम आत्मकथा जो 21वीं पुस्तक है वो आत्मकथा ही लिखी जा रही है। अब जो है सब लिख रहे हैं और इसमें 100 पेज हो गए हैं अभी, और अब इसे कंप्लीट कर धीरे धीरे करेंगे। हम चाहते हैं अपने जीवन में हम कोई चीज़ आप बीती जितनी भी हो हम सब उसमें लिखेंगे। हम जहाँ से कहाँ से चले हैं और आज कहाँ पे आए हैं, जी। ये संपूर्ण किन किन घटनाओं से, किन किन परिस्थितियों से, किन दुर्घटनाओं से, कठिनाइयों से गुजरे, कैसे हमने क्या किया, वो हम सब यही करके अपने जीवन के संबंध में दिखाएंगे। दादाजी एक सवाल और बताइएगा, जैसे आपने जब भी इतनी किताबें लिखी हैं, जी जहाँ भी आपकी किताबें पहुंची, मॉरिशस में पहुंची, वहाँ के राष्ट्रपति जी ने वो विमोचन किया, ऐसा ये वहाँ बहुत सारे लोगों तक आपकी पुस्तकें पहुंचे। जी। अपने भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको अपनी पुस्तकों को लेकर कब खुशी हुई थी? सबसे बड़ी बात यह है, वैसे मैं आपको अपना संक्षिप्त में बता दूं कि अपने इटावा, कानपुर, फतेहगढ़, फरुखाबाद, औरैया, एटा, इनकी प्रायः जितनी भी लाइब्रेरियां हैं, पुस्तकालय हैं, हमारी पुस्तकें सब जगह पहुँच गई। इटावा की यहाँ पर देखिए राजकीय पुस्तकालय, राजकीय विद्यालय, इस्लामिया कॉलेज, जन कर्म क्षेत्र महाविद्यालय, अजीतमल महाविद्यालय, विवेकानंद ग्रामोद बियापुर हैं, और बिलहुला जितने भी हैं यहाँ तो सब पहुँच गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता हमारी ये है कि अभी 11वां सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, तो वहाँ पर हमारे पौत्र जो है, जो आजकल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, तो हमारे लिए वहाँ से निमंत्रण आया था। और डॉक्टर हरी सिंह पाल जो भारत सरकार की कई संस्थाओं से और कई योजना जो आकाशवाणी से भी जुड़े हुए और बहुत अच्छे मतलब एडवाइजर और उनके वो संरक्षक भी हैं यातायात, तो उनका हमारे पास आया था। हमारी पुस्तकें जो है गांधी संस्थान के में जो हमारी पुस्तकें हैं पहुँची हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा। वैसे तो जो है कई प्रांतों के पुस्तकालय में भी, मैं आपको थोड़ा सी और बता दूं कि सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल के डॉक्टर प्रकाश पांडे हैं, जीवित हैं, और वो रिटायर्ड प्राचार्य हैं आवास का प्राचार्य, उनके यहाँ भी हमारी पुस्तकें पहुँची। एक श्री पूजन प्रसाद छत्तीसगढ़ के हैं, वो भी प्राचार्य रहे हैं, उनके यहाँ भी, उनके पुस्तकालय में हमारी पुस्तकें पहुँची है। और सबसे खास बात तो जो है ये राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में पहुंची हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। सब वहाँ दिन तक अब तक इटावे में किसी की पुस्तक वहाँ नहीं पहुंची है। आपकी पहुंची है? जी हमारी पहुंची। दादाजी एक चीज और बताइएगा, सबके जीवन में एक कठिन वाला पल आता है। जी कठिन समय आता है जी, सबके जीवन में। जी जी। आपके जीवन में ऐसा कौन सा कठिन समय आया था उस दिन आप सबसे ज्यादा दुखी हुए हो? जी ऐसा था। सही बात तो ये है, जब पढ़ लिखने के बाद हम सेवा में आए और जब इस क्षेत्र में आए काम करने में, तो हमारे घरेलू परिस्थितियाँ जो है हमको बहुत प्रिय थी। हमारे गांव के कुछ लोगों ने जो है
हमारे परिवार को और हमारी ज़मीन जायदाद पर कब्जा करना चाहा। तो उस समय हमारे उनसे कुछ मुकदमे चले, उन्होंने हमको बहुत तंग किया और उसमें हम उलझे गए। उससे हम अपने साहित्यिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ गए। ये हम सबसे बड़ी अपनी हानि मानते हैं। और वो करीब जो है उन लोगों की उलझन से, मुकदमों की बाजी की वजह हम बहुत कुछ काम जो करना चाहिए, कर सकते थे, वो साहब नहीं कर पाए। जी, अच्छा, वो सबसे ज्यादा सबसे कठिन कठिन काम हमारा वही था, उसे हम अच्छा, मानते सबसे खुशी वाला पल कौन सा था? बस सबसे खुशी वाला जो है, अगर मैं आपको बता दूं कि 89 वर्ष की आयु करते के बाद भी हम आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं, कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी हमको खुशी है। ये वाली खुशी ये सबसे बड़ी खुशी, इसको हम मानते हैं, उपलब्धि मानते हैं इसको। जी, वैसे तो पुस्तकें हमारी पहुंची जहाँ जहाँ पहुंची, अब तक जो है करीब 35 संस्थाएं ऐसी हैं, पुस्तकालय हैं, जो हमने जिनका हमारी पुस्तकों में उनका मेंशन है, हमने लिखा है कि कहाँ कहाँ गई हैं, वो सब लिखा हुआ है। वो तो खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे एक मित्र हैं जो हमसे 2 साल छोटे हैं, लेकिन वो बोलते हैं तो उनका सिर हिलता है और हाथ हिलते हैं। अच्छा, तो आज हम खुशी से आपके सामने आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, ये हमें सबसे बड़ी खुशी हो रही अच्छा, कि हम बैठे हैं और आप पूछते हैं और हम कुछ न कुछ जाओ सही गलत देती है तो हम नहीं कह सकते, तो आप जानेंगे, लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ और कुछ आपसे कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी हमको खुशी लग रही है कि 89 वर्ष में न हमारा सिर, आप देख रहे हैं सिर भी नहीं हिलता है, आप हमारे दांत भी सब देख रहे हैं, हमारे चश्मा भी देख रहे हैं, नहीं लगाता हूँ, बस ये सबसे बड़ी खुशी है। उपलब्धि हम मानते हैं कि आपके सामने स्टूडियो में आकर के आज हम बैठे हैं। चलिए दादा, एक चीज ये पूछ ले रहा हूँ, जी, पहले के जमाने के लोगों में और आज जो 2025 चल रही है, जी, आज के जमाने के लोगों में क्या अंतर है? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि 8-10 साल के लोग, जो लड़के हैं, उनका चश्मा लग जाता है। जी, पहले 90 साल के, 100 साल के लोगों को चश्मा नहीं लगता था, अच्छा दिखता था। जी, क्या कुछ खाने पीने में कोई ऐसी चीजें होती हैं? जी, जी, ये बात असल में ये स्वास्थ्य संबंधी अंतर जो हुआ है, इसके कारण दोनों ही चीजें हैं। आज का आदमी बहुत खाता है, लेकिन अच्छा नहीं खाता। अच्छा, बहुत खाता है, बहुत प्रकार का खाता है, बहुत खाता, बहुत प्रकार का खाता और दिल भर खाता है, कुछ न कुछ खाता है, चाय ये। और पहले का आदमी केवल सवेरे तो कुछ कलेवा किया, दोपहरी कलेऊ पिया, दोपहरी और शाम का जो है ब्यालू किया, 3 भोजन, बीच में कुछ नहीं खाते, चाय ना। पहले सत्तू वगैरह चलते थे? जी, सत्तू चलती, जी, हमारे यहाँ ऐसा होता था, उसे सूखा भोजन, आजकल जैसे आप लोग कहते हैं ड्राई फूड जिसको कहते हैं, बिस्कुट वगैरह, हम लोगों के यहाँ ड्राई फूड में उस समय से सत्तू चलते थे, कहीं जाते थे सत्तू ले जाते थे, अथवा भुने हुए आटे के लड्डू ले जाते, ये हमारा ड्राई फ्रूट था। उसके अलावा कोई से गुड़ के थे, शक्कर होती नहीं थी। जी, इटावा की भाषा में कह सकते हैं इसकी, पहले सतुआ, जी, सत्तू। जी, जी, अच्छा, पहले सत्तू चलते थे और आज के जमाने में चल रहे हैं फिंगर मोमोज। जी, जी, यही सबसे बड़ी कमी हो रही है जी, मेरी वैसा ही है। पहले की और आज की जनरेशन में। ये सबसे ज्यादा कह सकते हैं कमी की बात कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं ये बदलाव सा हो गया है। जी, पहले जैसे आपकी एज है 89 साल, पर आज के युवाओं की बात करी जाए, बुजुर्गों की बात करी जाए, जी, आपने कहा नहीं सर हिलता है लोगों का, तो 60-70 साल की उम्र में सर हिलने लगता है। आज के समय में ऐसा क्या होता था? पहले के जो लोग थे 90-100 साल के में भी हट्टे कट्टे रहते थे। जी। तो सही बात तो ये है बाबू साहब कि खाना और पचाना दोनों आवश्यक होते हैं। उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना खाओ जितना पचा सकते हो। पहले लोगों का यही सिद्धांत था, जितना खाते थे उतना पचाते थे। कोई भी आदमी चूँ जाकर, हम लोग गांव में रहते थे और गांव में सबसे पहले सबसे बड़ा काम ऑफिस का और इधर उधर का ये काम कम नहीं, कहीं नहीं होती, नौकरी तो कम ही, नौकरियां कम होती, केवल शारीरिक श्रम बहुत होता था। खाते थे खूब अच्छा सा और अचूक बाजार थे नहीं, कहीं उनका जो है बाजारों में कई ज़्यादा चीज़ें बिकने जाती नहीं थी, ज़्यादातर लोग खाते थे, बस बिक जाती थी। तो इसलिए जो है अच्छा खाते थे, अच्छा परिश्रम करते थे। तो ये दोनों चीज़ें जो है जीवन के लिए बहुत आवश्यक। आज का आदमी खाता बहुत है, पचाता कम है, परिश्रम नहीं करता है। तो आज का आदमी खाने के बाद, अब देखिए ज़्यादातर हम देख रहे हैं लोगों की तौलें बढ़ जाती हैं, और सब ये क्यों हो जाता है? खाते तो बहुत, खा सकते हैं बहुत और खाते हैं, लेकिन पचाने का काम नहीं करते। शारीरिक कम दिन पर दिन कम होता जा रहा है। इधर गाँवों में भी सवाल थे, गाँव पहले मशीनीकरण नहीं था,
एक आदमी हल चलाता था तो बैल 4 घंटे चलती थी लगातार, तो बैल के साथ हल पकड़ करके आदमी चलता था। जितने बैल चलते तो उतना आदमी चलता था, तो आदमी स्वस्थ रहता था। आज का आदमी जो है सुबह सुबह नाश्ता कर लिया और फिर 10 बजे खाना खा लिया और फिर 5 बजे कुर्सी बैठ के 9 बजे तक बैठे रहे, शाम को आए फिर खा लिया, खाया तो खूब और पचाने का कोई काम नहीं किया। वही बात, इसका उम्र का और शरीर के अनेक रोगों का होने का मूल कारण ये। चलिए दादाजी, आपसे बहुत सारी बातें करें, हमको बहुत अच्छा लगा है। सब बहुत बहुत धन्यवाद हमने आपके जीवन के बारे में जाना है, आपने जो जो बातें बताई हैं, जी। आपकी उन बातों को आज के युवाओं को मतलब अपने जीवन में ढालना चाहिए, सीखना चाहिए आपसे। मैंने जो जो चीज़ें आपकी सीखी वो अपने जीवन में हमेशा उसका इस्तेमाल करेंगे। जी और क्योंकि जितनी मुझे जानकारी नहीं थी, आज आपके माध्यम से मुझे बहुत सारी जानकारी भी मिली है, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत और भी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी जानकारी मिली है। जी। अंत में आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा, दादाजी की जो भी पुस्तकें हैं, आप लोग अगर उन पुस्तकों को खरीदना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, जीमेल वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी, आप वहाँ जाइएगा, संपर्क करिए। आप पुस्तक कोई भी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं पढ़ने के लिए भी ले सकते हैं, वो सभी तमाम चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मिल जाएगी। दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय आप- दिया। आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, आपने अपने स्टूडियो हमको बुला करके और हम जैसे ये बूढ़े आदमी को से कुछ पूछा, हमारी कुछ पुरानी स्मृतियां भी नहीं हो गई, हमको बहुत अच्छा लगा। बूढ़े नहीं, आप महान पुरुष हैं। चलिए कुछ भी सही, आप कहें, हम आपसे बहुत 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 आज हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप जीवन में ऐसी प्रगति करते रहें, आप ऐसे आयुष्मान बने, गुणवान बने, धनवान बने, चिरायु बने, और जब तक गंगा जमुना की धारा रहे हमारे बाबू साहब जो है, तब तक इस संसार को लोगों, हमारे जैसे लोगों को जो है अपने पटल पे लाते रहें, प्रकाशित करते रहें। धन्यवाद। आप सभी लोग जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दादाजी से जो भी आप पुस्तक वगैरह लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल है, अब वहाँ से आप ले सकते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा, आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कर देना एक, क्योंकि इस उम्र में जो करके दादाजी ने दिखाया है शायद ही कोई कर पाता है। आज़ादी के समय के हैं, आज़ादी देखी है, गांधी जी को देखा है, वो सभी चीज़ें आप लोगों को सीखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।